हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वॉल्स एंड क्राफ्ट का जो लेक्चर 3 है। आज हम इसको देखेंगे। देखिए दोस्तों, पहले ही 2 लेक्चर्स आ चुके हैं वॉल्स एंड क्राफ्ट को लेकर और ये आज तीसरा लेक्चर है मैरी वॉल्स एंड क्राफ्ट पर। सारे लेक्चर्स एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, तो उम्मीद करता हूँ कि आप पहले के जो लेक्चर्स हैं उन्हें भी देख रहे हैं। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ इसे देखने के बाद या हो सके तो उन्हें ही पहले आप देख लो, ताकि आपको ये वाली चीज़ें काफ़ी बेटर तरीके से समझ में आए। तो बिना टाइम वेस्ट के डायरेक्टली अपने टॉपिक पर आते हैं और चलिए शुरू करते हैं कि आखिर मैरी वॉल्सनक्राफ्ट ने और क्या बातें कही थीं। तो सेकंड पार्ट में हमने काफ़ी डिटेल में समझ लिया था विचारों को, बट आज के इस वीडियो में और भी थोड़ा जो भी कुछ रह गया है, सारा का सारा हम कवर करने की कोशिश करेंगे। मैरी वॉल्सनक्राफ्ट से रिलेटेड जो भी बातें हैं, उन सभी चीज़ों को आज के इस वीडियो में हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैरी वॉल्सनक्राफ्ट के द्वारा पितृसत्तात्मक समाज की आलोचना की गई है। वह उनका मानना था कि इस पितृसत्तात्मक स्वरूप का कारण महिलाओं का सहनशील होना, जो महिलाओं को समाज में आदर्श रूप धारण किए जाने के कारण है। मैरी वॉल्सनक्राफ्ट का मानना था कि सभी व्यक्तियों का समान नैतिक महत्व है, इसलिए सबके साथ समान नैतिक व्यवहार भी किया जाना चाहिए। देखिए दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा सा हो सकता है कि नोट्स में थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, हाँ या था इधर उधर जा सकता है, तो नोट्स में थोड़ा सा कमी हो सकती है, लेकिन मैं आपको समझा दूंगा तो कोई दिक्कत नहीं है। नोट्स में थोड़ी जो भी मिस्टेक है वो कंप्लीट हो जाएगी। देखिए, यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो मैरी वॉल्सनक्राफ्ट हैं, उन्होंने पितृसत्तात्मक समाज की आलोचना की है। उन्होंने कहा है कि जो पितृसत्तात्मक समाज है ना, इसमें महिलाओं के साथ बहुत ज़्यादा भेदभाव होता है, इनको बहुत ज़्यादा असमानता फेस करनी पड़ती है। और इसका कारण क्या है? इसका कारण है महिलाएँ जो हैं वो सहनशील हैं। महिलाओं को एक आदर्श रूप दिया गया है। आदर्श रूप का मतलब है कि जो सत्तात्मक समाज है, उसमें महिलाओं को ऐसा कहा गया है कि महिलाओं को ऐसा व्यवहार अपनाना चाहिए, महिलाओं को शांत रहना चाहिए। जब पुरुष चिल्लाएँ तो महिलाओं को अपना मौन धारण कर लेना चाहिए और कुछ कहना नहीं चाहिए। तो ऐसी मान्यताएँ समाज में रही हैं और इसी के कारण एक आदर्श रूप महिलाओं को दिया गया है। तो मैरी वॉल्सनक्राफ्ट यही कारण मानती हैं पितृसत्तात्मक समाज में महिलाओं के साथ भेदभाव का। मैरी वॉल्सनक्राफ्ट का मानना है कि जो ये नैतिक समानता है, जो नैतिक समानता है, वो पुरुष और स्त्री दोनों के लिए समान है। नैतिक जो व्यवहार है वो दोनों को ही करना चाहिए। ये नहीं कि स्त्रियाँ ही सिर्फ़ नैतिक रूप से शांत रहें या एक आदर्श रूप धारण कर लें और पुरुष उनके ऊपर चिल्लाएँ या दूसरे घरेलू हिंसा करें या असमानता का व्यवहार करें। तो ये सारी बातें हैं। मैरी वॉल्सनक्राफ्ट का मानना था कि समाज में जाति, लिंग, भाषा इत्यादि के आधार पर किसी भी तरह से किया गया असमानता का व्यवहार ठीक नहीं है, जबकि महिलाओं में भी पुरुषों के समान ही प्रतिभा उपलब्ध होती है। तो देखिए दोस्तों, मैरी वॉल्सनक्राफ्ट मानती हैं कि समाज में जो स्त्री और जो पुरुष हैं, दोनों की जो प्रतिभा है वो समान है। ठीक है? इसलिए किसी भी तरह का जो भेदभाव है, जो असमानता का व्यवहार है, वो सही नहीं है। दोस्तों, मैं यहाँ पर एक पेन के यूज़ से आपको मतलब पढ़ा रहा हूँ, तो आपको कैसा लग रहा है ये पेन के द्वारा ड्रॉ करके? मेबी थोड़ा बेटर होगा। प्लीज़ एक बार फीडबैक आप कमेंट करके बता देना, ठीक है? मैंने बहुत ज़्यादा मतलब सोचा, तो समझा कि आपको डिफ़िकल्ट होता होगा कि मैं रीड कर देता हूँ बस और पेन के द्वारा कुछ हाथ-वाथ हिलाता नहीं हूँ, तो इससे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती होगी समझने में। और आप लोगों ने बहुत कोऑपरेट किया है, पहले की वीडियोज़ में आपने कभी भी कुछ कहा नहीं कि आपको दिक्कत लगे। बट फिर भी यही कहूँगा कि क्या आपको ये वाला जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, वो अच्छा लग रहा है? प्लीज़ एक बार कमेंट करके थोड़ा बता देंगे, तो काफ़ी बेटर रहेगा इम्प्रूवमेंट में। अब आगे बढ़ रहे हैं, तो यहाँ तक मैरी वॉल्सनक्राफ्ट ने महिलाओं के बारे में बात की है, ठीक है? असमानता पर ये बातें की, ये हमने अभी समझा। मैरी वॉल्सनक्राफ्ट का मानना था कि महिलाओं एवं पुरुषों में जैविक अंतर के अलावा किसी भी प्रकार का कोई अंतर नहीं है, जबकि पुरुष समाज में महि समाज ने महिलाओं को सदैव ही हीन भावना से देखने का कार्य किया है। मतलब मैरी वॉल्सनक्राफ्ट बार-बार यही कह रही हैं कि जो समाज है ना, उसने महिलाओं को हीन भावना से देखने का प्रयास किया है। हालाँकि महिला और पुरुष दोनों में सिर्फ़ जैविक अंतर है। जैविक अंतर का मतलब होता है शारीरिक रूप से अंतर, या जो प्रकृति ने जो अंतर दिए हैं शरीर की ताकत का, बस ये जैविक अंतर है, ठीक है? बायोलॉजिकली डिफ़रेंस है बस, ये कहा है मैरी वॉल्सनक्राफ्ट ने। महिलाओं में भी पुरुषों के समान ही बौद्धिक गुण और तार्किकता समान रूप से पाई जाती है, एवं अंतर इस बात का भी है कि पुरुष समाज ने महिला को कभी भी आगे बढ़ने के अवसर और समान अधिकार उपलब्ध नहीं कराए, जिसके कारण महिलाओं को काफ़ी यातनाएं झेलनी पड़ी और उनको समाज में पुरुष के मुकाबले हर क्षेत्र में वंचित रहना पड़ा। तो यहाँ पर मैरी वॉल्सनक्राफ्ट यही कहती हैं कि जो महिलाओं की जो क्षमता है, जो बुद्धि है, वो पुरुषों के ही समान है। हालाँकि जो पुरुष समाज है, उसने महिलाओं को हीन दृष्टि से देखा और महिलाओं को हर क्षेत्र में वंचित रखा है, ठीक है?
तो ये पुरुषों को जिम्मेदार मानती हैं महिलाओं के साथ भेदभाव का। इसके साथ ही मैरी वॉllस्टोनक्राफ्ट मूलतः सुधारवादी हैं, इसलिए पुरुष व महिलाओं के मध्य समानता के समर्थक हैं, न कि पितृसत्तात्मक समाज को उखाड़ फेंकने के पक्षपाती हैं। मैरी वॉllस्टोनक्राफ्ट लैंगिक न्याय की बात करती हैं तथा लैंगिक आधार पर भेदभाव की विरोधी हैं। यहाँ पर थोड़ा सा इस चीज़ को समझो। देखो दोस्तों, ये जो मैरी वॉllस्टोनक्राफ्ट हैं ये सुधारवादी हैं। सुधारवादी का मतलब ये कह रही हैं कि हमें सुधार चाहिए, इम्प्रूवमेंट चाहिए। हम ये नहीं कह रहे कि आप पूरे की पूरा जो पुरुष जाति है उसको उखाड़ के फेंक दो या उसको जो अधिकार प्राप्त हैं उनको कम कर दो, ये नहीं कह रही। ये कह रही हैं कि जो महिलाओं के जो अधिकार हैं वो पुरुषों के समान होने चाहिए, ठीक है। मैरी वॉllस्टोनक्राफ्ट का मानना है कि जो महिला है जो और जो पुरुष है दोनों समान हैं, तो दोनों के अधिकार भी बिल्कुल समान होने चाहिए, उनमें पक्षपात नहीं होना चाहिए। और बहुत सारे लोग ये मान लेते हैं कि मैरी वॉllस्टोनक्राफ्ट कह रही हैं कि जो पितृसत्तात्मक समाज है उसी को उखाड़ फेंको, या जिसमें पुरुष प्रधान समाज है उसको उखाड़ फेंको। ये उसे उखाड़ने की बात नहीं कर रही है, ये पितृसत्तात्मक समाज को हटाने की बात नहीं कर रही हैं। ये कह रही हैं, बस ये कह रही हैं कि जो पुरुष हैं जो स्त्री हैं दोनों को एक जैसे अधिकार मिलने चाहिए, बस इतना, ठीक है। इन्होंने ये कह दिया कि भेदभाव हुआ है बहुत लंबे समय से, ठीक है, लेकिन अब जो पुरुष और स्त्री हैं अब हमें पता होना चाहिए दोनों ही समान हैं और दोनों को एक बराबर अधिकार मिलने चाहिए, बस, ठीक है। मैरी वॉllस्टोनक्राफ्ट ये नहीं कह रही कि पूरी की पूरी जो पितृसत्तात्मक जो मतलब समाज बना है उसको पूरी तरह उखाड़ फेंको, पुरुषों को निम्न स्थिति में ला दो या कम उनके अधिकारों में कटौती कर दो, ऐसा कुछ नहीं। वो बस कह रही है अब हमें समानता चाहिए, बस। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था, जरूरी था, इसलिए थोड़ा डिटेल में मैंने आपको समझाया। मैरी वॉllस्टोनक्राफ्ट का मानना था कि महिलाओं को वास्तविक स्वतंत्रता तभी प्राप्त हो सकती है जब उन्हें केवल यौन प्राणियों के बजाय व्यक्ति के रूप में देखा जाए। महिलाएं भी पुरुषों की तरह तर्क एवं कारण करने की क्षमता पुरुषों के समान रखती हैं, साथ ही उनमें उचित तर्क पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है जो उन्हें उचित निर्णय लेने में सक्षम बनाता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैरी वॉllस्टोनक्राफ्ट कह रही हैं कि अगर हम महिलाओं को व्यक्ति के रूप में देखेंगे तो काफ़ी मदद मिलेगी महिलाओं के साथ जो असमानता है उसको खत्म करने में। देखो, व्यक्ति का क्या मतलब होता है। आज हम मानव अधिकारों की बात करते हैं ना, हालांकि मैरी वॉllस्टोनक्राफ्ट बहुत पहले के टाइम पीरियड की हैं, तो आज हम मानव अधिकारों की बात करते हैं तो हम क्या कहते हैं कि मानव का मतलब है कि भाई वो एक मानव है, वो इंसान है, कोई भी व्यक्ति, तो उसके साथ ऐसा काम ना हो जो इंसानियत के खिलाफ हो। मतलब यह है कि अगर किसी व्यक्ति को सजा भी दी जा रही है, उसने बहुत कड़ा ही बेकार ही क्यों ना अपराध किया हो, लेकिन फिर भी हम ये मानते हैं कि वो जानवर नहीं है, वो व्यक्ति है, वो एक मानव है। इसलिए हमने आजकल मानव अधिकारों को बढ़ावा देना शुरू किया है और मानव अधिकार आयोग वगैरह आप देख सकते हो, इतना ज़्यादा मतलब ये सशक्त बन चुका है। तो यहाँ पे मैरी वॉllस्टोनक्राफ्ट कहती हैं कि महिलाओं को एक व्यक्ति के रूप में देखा जाना चाहिए। यौन प्राणियों का मतलब है एक स्त्री एक की या एक हीन स्थिति के रूप में नहीं देखना चाहिए, ठीक है। एक व्यक्ति के रूप में हमें देखना चाहिए, ये नहीं कि वो स्त्री है या महिला है। हमें बस ये देखना चाहिए कि जो महिलाएं वो भी एक व्यक्ति हैं, बस इतना। और महिलाओं में भी जो बौद्धिक क्षमता है, जो तर्क करने की जो क्षमता है, वो एक समान ही पाई जाती है पुरुषों के। ये बात कह रही है मैरी वॉllस्टोनक्राफ्ट। मैरी वॉllस्टोनक्राफ्ट का मानना था कि महिलाओं में भी तर्क पुरुषों के समान ही माना जाता है, जो कि महिलाओं को पुरुषों की बराबरी का हकदारी बनाता है। एक महिला का गुण उसकी कोमलता और आज्ञाकारिता को माना जाता था, जबकि एक पुरुष का गुण तर्क संगत क्षमता का होना माना जाता था। जबकि मैरी वॉllस्टोनक्राफ्ट ने बार बार इस बात पर बल दिया कि महिलाओं में भी यह क्षमता पुरुषों के बिल्कुल समान पाई जाती है। देखिए दोस्तों, ये मैरी वॉllस्टोनक्राफ्ट बता रही हैं कि पहले क्या था कि जो मतलब उसी टाइम की बात कर रही हैं, ये माना जाता था कि जो महिला का जो गुण है वो कोमलता है और वो आज्ञाकारिता है, और जो पुरुष का जो गुण था वो तर्क संगत था, कि जो पुरुष हैं वो तर्क संगत क्षमता रखते हैं। तर्क संगत का मतलब होता है कि जैसे कि अलग अलग रीज़न देना, तर्क देना किसी चीज़ के पीछे, एक अच्छा दिमाग लगाकर एक रीज़न देना, ठीक है, तर्क देना, तो ये क्षमता होती है तर्क संगत। तो ये पुरुष की क्षमता मानी जाती थी। लेकिन मैरी वॉllस्टोनक्राफ्ट का मानना है कि जो पुरुष हैं जो स्त्री हैं, दोनों में जो तर्क की क्षमता है वो समान है, वो एक जैसी है। इसलिए महिलाओं को भी पुरुषों के बराबर ही अधिकार या हकदारी मिलनी चाहिए, ठीक है, एक बराबर की हकदारी उनकी भी बनती है। इसके अलावा मैरी वॉllस्टोनक्राफ्ट का मानना था कि समाज में स्त्री और पुरुष के साथ किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। क्यों नहीं किया जाना चाहिए? क्योंकि उनमें मात्र जैविक
जैविक भिन्नता के अलावा किसी भी प्रकार का कोई अंतर नहीं है। यहाँ तक ठीक है, समझ में आ गया। मैं ये सब टॉपिक्स नहीं पढ़ रहा हूँ, आपकी जो बुक है उसमें ये सब टॉपिक्स दिए गए थे, हालांकि मैं इसको रीड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इनका कोई इंपॉर्टेंट महत्व नहीं है। यहाँ पर हम डायरेक्टली बात कर रहे हैं मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट के विचारों की, तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। उन्होंने सभी बच्चों को खेलने और जिम जाने की अनुमति तक दी, जिनमें बालिका वर्ग मुख्यतः शामिल है था। उन्होंने समाज में परिवर्तन लाने के लिए विशेष पाठ्यक्रम पर बल दिया, जिसे उन्होंने यौन शिक्षा पाठ्यक्रम कहा। तो ये बातें की को प्रजनन अंगों के बारे में पढ़ाया जाए, जिससे कि उनकी सोच में रचनात्मक क्षमता को बढ़ावा मिल सके। तो यहाँ पर मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट ने बात की कि जैसे कि साइंस के अंदर जो बायोलॉजिकल चीज़ें होती हैं, ह्यूमन बॉडी से संबंधित, ह्यूमन बॉडी के पार्ट्स वगैरह, तो इनके बारे में बच्चों को पढ़ाया जाए, और चाहे वो बालिका हो चाहे वो चाहे वो बालक हो, तो दोनों को ही वो शिक्षा का उन्होंने समर्थन किया और दोनों के लिए ही रचनात्मक शिक्षा पर बल दिया, जिम वगैरह जाने पर भी बल दिया, आज्ञा दी उन्होंने शिक्षा के रचनात्मक दृष्टिकोण की सिफारिश की, जिसमें कक्षाओं के लिए प्रवचन चर्चा मुख्यतः शामिल थी। उनका मानना था कि इतिहास, राजनीति और धर्म जैसे विषयों पर चर्चा करते समय छात्र छात्राओं की व्यक्तिगत राय पर विचार किया जाना चाहिए, जिससे उनकी प्रासंगिकता सुनिश्चित हो सके। देखिए दोस्तों, यहाँ कहने का मतलब है कि मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट कह रही हैं कि जो बालक बालिकाएं हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनका भी विचार विमर्श लिया जाना चाहिए। वो क्या सोचते हैं, क्या तर्क रखते हैं, तो उनका भी विचार पढ़ाते समय लिया जाना चाहिए। उन्होंने लड़के लड़कियों दोनों के लिए खेल खेलने की सिफारिश की। उनका मानना था कि जो भी पाठ्यक्रम हो वह लड़के और लड़कियों दोनों के लिए समान होना चाहिए। मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट का मानना था कि समाज में महिलाओं के गुण, उनकी क्षमता को प्रभावित किया गया है, उनको पुरुषों पर निर्भर रखा गया है और उनकी मुख्य पहचान यौन प्राणी के रूप में, यानी कि एक स्त्री के रूप में, एक हीन स्थिति के रूप में देखी गई है। उन्हें कोमलता और नम्रता जैसी भक्ति करने के लिए कहा गया है, जिससे वे कमज़ोर, भरोसेमंद, भावात्मक बन सकें। जबकि मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट महिलाओं को समान अधिकार प्रतिनिधित्व देने की बात करती हैं। ठीक है, समान अधिकार और समान प्रतिनिधित्व देने की बात करती हैं। यहाँ कुछ खास समझाने के लिए नहीं है, सिंपल है, ये सारे विचार मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट ने दिए हैं। वॉलस्टोनक्राफ्ट के अनुसार महिलाओं को पुरुषों के समान ही नागरिक व सामाजिक राजनीतिक अधिकार दिए जाने चाहिए। उनका मानना था कि महिलाओं को भी पुरुषों के समान ही राजनीतिक अधिकारों में समानता होनी चाहिए। ठीक है, राजनीतिक अधिकारों में समानता, राजनीतिक अधिकार मतलब होता है जैसे कि वोट देने का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार इत्यादि। वह महिलाओं और पुरुषों को समान अधिकार देने की पक्षपाती हैं। उन्होंने महिलाओं और पुरुषों के अधिकारों को मानव अधिकार, महिलाओं के अधिकारों को उन्होंने मानव अधिकारों के ढांचे में रखा कि वो भी तो एक मानव है ना, तो उन्हें भी अधिकार मिलना चाहिए। तो इन्होंने महिलाओं के अधिकारों को मानव अधिकारों के ढांचे में रख दिया कि भाई महिलाएं भी मानव हैं, इंसान हैं, उन्हें भी बराबरी का अधिकार होना चाहिए। उनका मानना था कि उनके समय का समाज महिलाओं के अधिकार और पुरुष के अधिकार में काफ़ी अंतर था। जहां महिलाओं को पुरुष ने गुलाम बना रखा था, मैरी इस स्थिति का परिवर्तन करने की पक्षपाती थी। मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट ने पुरुष और महिलाओं दोनों को समान मानने और सभी को स्वतंत्रता देने की वकालत की। उनका मानना था कि समानता सामान्य रूप से सामाजिक परिवर्तन और विशेष रूप से महिलाओं की सुधार की कुंजी थी। समानता का मतलब था कि कोई भी व्यक्ति दूसरे पर निर्भर नहीं था, बल्कि सभी एक दूसरे के बराबर थे। तो देखिए दोस्तों, मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट मान रही थी, वो बता रही थी कि जो पुरुष समाज है उसने महिला को गुलाम बनाकर रखा है। ठीक है, और पुरुषों की एक अहम रोल रहा है महिलाओं को के साथ असमानता का व्यवहार करने में। अब महिलाओं की स्थिति तभी सुधर सकती है महिलाओं का जब समाज में उन्हें समानता मिले, और समाज में समानता आने से ही सामाजिक परिवर्तन होगा और महिलाओं की स्थिति में सुधार आएगा। तो समानता से ही महिलाओं की स्थिति सुधर सकती थी, इसीलिए वॉलस्टोनक्राफ्ट ने समानता पर बल दिया। दोस्तों, यहाँ पर आपको एक वीडियो का यहाँ पर थंबनेल दिखाई दे रहा है, ये इंपॉर्टेंट वीडियो है, प्लीज़ आप इस वीडियो को देख लेना। ये एक इंपॉर्टेंट वीडियो है, प्लीज़ आप इस वीडियो को देख लेना, जैसे कि नारीवाद क्या है और नारीवाद के
जो प्रकार हैं इसको इसमें काफ़ी डिटेल में मैंने आपको बताया है, और ये आपका जो सिलेबस है मैरी वॉटसनक्राफ्ट उसका एक हिस्सा है। हालाँकि बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी है। इसीलिए आप लोगों का कुछ भी ना छूटे, तो ये वाली वीडियो मैं आपको प्लेलिस्ट में दे दूँगा। वॉटसनक्राफ्ट के चैप्टर में ये वाला चैप्टर भी इंक्लूड है, तो आप इस वीडियो को भी प्लीज़ पूरा देख लेना। इंपॉर्टेंट वीडियो है, प्लीज़ इसको पूरा देख लेना। ऐसा इसलिए है, ये वीडियो आपको इसलिए दी जा रही है क्योंकि जो मैरी वॉटसनक्राफ्ट है वो नारीवादी विचारक रही हैं। अब नारीवादी में वो उदारवादी विचार रख रही हैं, याद रखना। नारीवादी में जो मैरी वॉटसनक्राफ्ट थी वो उदारवादी विचारधारा उनकी थी। मार्क्सवादी विचारधारा और आमूल परिवर्तनवादी विचारधारा, इसको भी आपको समझना पड़ेगा। तो हो सके तो प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को आप ज़रूर देख लेना। तो दोस्तों उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, हो सकता है तो आपको प्लेलिस्ट में मिल ही जाएगा, तो प्लेलिस्ट से आप उस वीडियो को देख लेना। वापस से आते हैं, तो मैरी वॉटसनक्राफ्ट ने मानवीय समानता की वकालत की, ठीक है? उन्होंने माना अब इस ये जो महिलाओं का जो अधिकार था ना, इन अधिकारों को उन्होंने मानवीय समानता में रख दिया। इन्होंने कहा भाई जब वो महिलाएँ हैं इसलिए उन्हें अधिकार आप नहीं दे रहे हो, बट वो एक इंसान है, तो इंसान को तो बराबर अधिकार मिलना चाहिए, तो इन्होंने मानव का दर्जा दे दिया पूरी तरह महिला को। तो मानवीय समानता की वकालत कर दी इस तरह, जिसमें ना केवल दोनों दोनों लिंगों को शामिल किया गया बल्कि गरीब और वंचित वर्ग भी शामिल किया गया। उनका मानना था कि समानता ही वह तत्व है जिससे नागरिकों का पर्याप्त विकास हो सकता है। तो देखिए दोस्तों, मैरी वॉटसनक्राफ्ट ने यहाँ पर मानवीय समानता पर बल दे दिया कि चाहे गरीब व्यक्ति ही क्यों ना हो, उसकी भी समानता की रक्षा की जाए। क्योंकि होता है ना कि जो व्यक्ति गरीब है, हो सकता है वो स्कूल की शिक्षा से वंचित रखा जाए, अब सरकार कुछ ना करे। लेकिन जब अधिकार की बात आती है कि नहीं, एक गरीब व्यक्ति भी एक इंसान है, तो उसे भी पढ़ने का अधिकार होना चाहिए, ठीक है? उसकी भी स्वतंत्रता होनी चाहिए कई सारी, तो सरकार उसके लिए कुछ करेगी। तो गरीब और वंचित लोगों के लिए भी अधिकारों को शामिल किया गया। देखो दोस्तों, गरीब और वंचित लोगों को कितने भी अधिकार दे दो, हकीकत में वो अपने अधिकार का प्रयोग तभी कर सकते हैं जब उनकी आर्थिक स्थिति सही होगी। अब एक गरीब इंसान है, उसके पास अधिकार है कि वो एरोप्लेन में उड़कर अपने देश में कहीं भी दूसरे किनारे पर जा सकता है, लेकिन उसके पास कभी इतने पैसे ही नहीं हो पाए कि वो उसकी प्लेन की टिकट खरीद सके। तो क्या वो इस स्वतंत्रता का प्रयोग कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, सिंपल सी बात है। तो ये तो एक बड़ी चीज़ हो गई, ये तो ऐशो-आराम वाली चीज़ हो गई। लेकिन दूसरी जो मेन स्वतंत्रताएँ हैं कि एक गरीब व्यक्ति के पास स्वतंत्रता होती है कि वो न्यायालय जा सकता है, ठीक है? लेकिन न्यायालय का जो खर्चा होता है वो भी बहुत ज़्यादा होता है, आने-जाने का खर्चा, वकील करने का खर्चा। तो इसके लिए उसको आर्थिक स्थिति उसकी अच्छी होनी चाहिए, तभी वो न्यायालय जा पाएगा। इसीलिए यहाँ पर मानवीय समानता के अंतर्गत सभी के अधिकारों को रखा गया ताकि सभी को समानता का अधिकार मिले। रूसो द्वारा शिक्षा पर दी गई पुस्तक इमाइल। अब रूसो ने एक बुक लिखी थी इमाइल, कई सारी किताबें लिखी थी। एक बुक का नाम है इमाइल, जिसमें उसने शिक्षा पर कुछ विचार दिए अपने, जिसकी मैरी वॉटसनक्राफ्ट के द्वारा काफ़ी आलोचना की गई। रूसो ने महिलाओं को पुरुषों के समान नहीं माना व उनको हीन नज़रों से देखा। रूसो ने महिला को केवल घरेलू कार्य तक सीमित कर रखा व घर के कार्यों को करने लायक ही समझा। रूसो की आलोचना मैरी वॉटसनक्राफ्ट ने अपनी पुस्तक ए विंडिकेशन ऑफ द राइट्स में की। साथ ही अपनी इस पुस्तक में मैरी ने महिलाओं की शिक्षा पर सर्वाधिक बल दिए जाने की बात कही। देखिए दोस्तों, हालांकि हमने रूसो को काफ़ी डिटेल में पढ़ा, बट हमने रूसो की शिक्षा संबंधित विचारों को कुछ खास नहीं पढ़ा। बट फिर भी यहाँ हमें कुछ पता चलता है कि जो रूसो था उसने इमाइल एक बुक लिखी थी इमाइल, जिसमें उसने शिक्षा संबंधी विचारों को व्यक्त किया, और इसमें उसने महिलाओं को पुरुषों के समान दर्जा नहीं दिया और महिलाओं को घरेलू कार्य तक ही सीमित रखने की बात की। इस रूसो के इस विचार की आलोचना मैरी वॉटसनक्राफ्ट ने अपनी पुस्तक ए विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन में बहुत तेजी से, मतलब बहुत जोरदार तरीके से की। दोस्तों, अब हम बात करते हैं मैरी वॉटसनक्राफ्ट के विचारों की आलोचना की। अब हर सभी की आलोचना की जाती है, तो यहाँ पर मैरी वॉटसनक्राफ्ट के विचारों की भी आलोचना की गई है। मैरी वॉटसनक्राफ्ट के विचारों की सबसे बड़ी आलोचना यह रही है कि उन्होंने महिलाओं के शोषण को व्यक्ति के शोषण का रूप में देखा, जबकि वास्तविक रूप में महिलाओं के साथ किए गए शोषण लैंगिक शोषण था, जिसकी बात मैरी वॉटसनक्राफ्ट कहीं नहीं करती हैं। अब देखो, मैरी वॉटसनक्राफ्ट ने क्या किया कि महिलाओं को व्यक्ति का दर्जा दे दिया, और उन्होंने कहा कि व्यक्ति के साथ शोषण हो रहा है, इसलिए आपको या जो सरकार है, जो समाज है, उसको समानता देनी चाहिए। उन्होंने महिलाओं को साइड ही कर दिया। मतलब यूँ कहना चाहिए ना कि नॉर्मली क्या कहना चाहिए कि महिलाओं के साथ भेदभाव हुआ तो महिलाओं को समानता का अधिकार मिलना चाहिए, इस महिलाओं को समानता का अधिकार मिलना चाहिए। लेकिन नहीं, मैरी वॉटसनक्राफ्ट अपने जो समानता के अधिकार संबंधित जो विचार थे, उन्होंने व्यक्ति
तक वो ले गई और उन्होंने व्यक्ति के रूप में महिला को देखा और उन्होंने कहा कि जो महिला है वो एक व्यक्ति है और उन्हें समानता का अधिकार मिलना चाहिए, उनके साथ शोषण हो रहा है, एक व्यक्ति के रूप में उनके साथ शोषण हो रहा है और जितने भी व्यक्ति हैं, चाहे वो गरीब व्यक्ति हो तो उसे या कोई वंचित व्यक्ति हो तो उसे भी समानता मिलनी चाहिए, समानता का अधिकार मिलना चाहिए। ये सारी बातें उन्होंने की। हालाँकि इसीलिए इनकी आलोचना की जाती है कि जो बहुत सारे जो विचारक हैं वो कहते हैं कि ये जो अधिकार थे व्यक्ति ने, ये महिलाओं के अधिकार थे स्पेशली। ये जो महिला थी, इनके साथ लैंगिक शोषण बहुत ज़्यादा हो रहा था, घरेलू शोषण बहुत ज़्यादा होता रहा है, आज के टाइम पर भी होता है। तो इसके खिलाफ इनको अधिकारों की माँग करनी चाहिए थी ज़्यादातर, ठीक है? तो इस आधार पर मैरी वॉllस्टोनक्रॉफ्ट की आलोचना की जाती है। इसके अलावा आमूलवादी विचारक, नारीवादी विचारक हैं, जैसे कि अभी मैरी वॉllस्टोनक्रॉफ्ट कौन सी विचारक हैं, तो ये उदारवादी हैं, ठीक है? उदारवादी का मतलब यही होता है, इन्हें आप पूंजीवाद से थोड़ा कनेक्ट कर सकते हो, उदारवाद की विचारधारा से कनेक्ट करते हो, थोड़ा खुलापन है, ठीक है? अब आमूल परिवर्तनवादी या आमूलवादी जो नारीवादी विचारक हैं, वो मैरी वॉllस्टोनक्रॉफ्ट की आलोचना करते हैं। वो लिखते हैं कि जब तक महिलाओं के बीच एक शिक्षित समाज का निर्माण नहीं किया जाएगा, तब तक लैंगिक समानता को स्थापित करना एक असंभव सा लगता है। इस तरफ मैरी वॉllस्टोनक्रॉफ्ट ने ध्यान नहीं दिया। देखो दोस्तों, हालाँकि मैरी वॉllस्टोनक्रॉफ्ट ने शिक्षा की बहुत ज़्यादा बात की थी महिलाओं की, बट फिर भी बहुत सारे आमूल परिवर्तनवादी विचारक हैं जो बात करते हैं कि महिलाओं जो मैरी वॉllस्टोनक्रॉफ्ट है, उन्होंने महिलाओं में एक शिक्षित समाज के निर्माण पर बहुत ज़्यादा बल नहीं दिया। इसके अलावा मैरी वॉllस्टोनक्रॉफ्ट केवल महिलाओं को पुरुषों के समान बनाने की पक्षपाती थी और जबकि आमूल परिवर्तनवादी का मानना है कि महिलाओं का उत्थान राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक सांस्कृतिक रूप से किया जाना चाहिए। देखिए दोस्तों, मैरी वॉllस्टोनक्रॉफ्ट ने क्या कहा था कि जो महिला है, जो पुरुष है, उन दोनों को एक बराबर अधिकार दे दो, ठीक है? उन्होंने कहा किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए, पूरे समाज में सभी व्यक्तियों को एक बराबर अधिकार मिलने चाहिए, समानता का अधिकार मिलना चाहिए। उन्होंने कुछ ऐसी बातें की। लेकिन जो आमूल परिवर्तनवादी है ना, वो कहते हैं कि नहीं, बात तो ऐसी होनी चाहिए थी कि महिलाओं के साथ बहुत ज़्यादा शोषण हुआ था, महिलाओं की स्थिति बहुत ज़्यादा दयनीय थी, इसलिए उन्हें ज़्यादा तेज़ी से ऊपर लाने की आवश्यकता थी। तो राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक रूप से उन्हें सशक्त बनाने की आवश्यकता थी, उनके उत्थान की आवश्यकता थी। जैसे कि मान लो जो एसटी, एससी वर्ग के जो कमज़ोर लोग थे, जो दलित वगैरह जो कमज़ोर लोग हैं भारत में, उन्हें आरक्षण दिया जाता है ना, ताकि वो अपनी स्थिति को काफ़ी ज़्यादा सुधार सकें। अगर मान लो समानता का अधिकार दे दिया, तो वो कैसे सुधारेंगे अपनी स्थिति को? इसीलिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है, ताकि वो जोरदार तरीके से अपनी स्थिति को सुधार सकें। जो फ्यूचर नहीं, जो पास्ट में उनके साथ जो भेदभाव हुआ है, उसका अपनी स्थिति में वो सुधार कर सकें। इसलिए आरक्षण जैसी व्यवस्था की गई है और बहुत सारी मदद दी जाती है सरकार के द्वारा, ठीक है? तो यहाँ पर भी आमूल परिवर्तनवादी यही कहते हैं कि जो पुरुष है, उन्होंने भेदभाव किया है महिलाओं के साथ, तो एक तेज़ी से महिलाओं की समानता का समर्थन किया जाना चाहिए। ये नहीं कि बराबर का अधिकार दे दिया जाए, महिलाओं का तेज़ी से उत्थान होना चाहिए। जबकि मैरी वॉllस्टोनक्रॉफ्ट ने ये बात की कि पुरुष और महिला को बस एक बराबर अधिकार दे दो, ये बात की। तो इस तरह मैरी वॉllस्टोनक्रॉफ्ट की आलोचना की जाती है। देखो दोस्तों, जब मैं आलोचना बताता हूँ ना, या जब मैं किसी भी चीज़ को बताता हूँ, तो मुझे उस चीज़ में घुसना पड़ता है। तो अभी मैंने आलोचना बता रहा था और आलोचना के बारे में बताते-बताते मैं मैरी वॉllस्टोनक्रॉफ्ट के बिल्कुल खिलाफ सा हो गया। दरअसल ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल इनके खिलाफ हूँ, बिल्कुल खिलाफ नहीं हूँ इनके। ये एक ऐसी विचारक थी जिनकी मैं बहुत ज़्यादा इज़्ज़त करता हूँ। ऐसा इसलिए क्योंकि जो शुरुआती जो विचारक रही हैं, ये उनमें हैं। ये जो सबसे अगर आप सबसे पहले बात करोगे ना कि नारीवादी अधिकारों की सबसे पहले बात किसने की, तो वो मैरी वॉllस्टोनक्रॉफ्ट थी। और उस समय जब इन्होंने ये सारी बात की, उस समय कोई और विचारक तो था नहीं ना, तो एक अलग से एक कोई लेडी आ रही है, कई सारी बातें नारीवादी विचारकों के रूप में, मतलब नारियों के समर्थन में वो लिख रही है, तो एक बहुत बड़ी बात है यार। उस समय टाइम पीरियड पर अगर कोई एक अकेला व्यक्ति, जब कोई नया-नया व्यक्ति आता है ना, तो वो पूरी तरह खुलकर अपनी बात को व्यक्त नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी मैरी वॉllस्टोनक्रॉफ्ट ने काफ़ी तेज़ी से महिलाओं को शिक्षित करने पर बल दिया, महिलाओं की पूरी तरह पुरुषों के समानता पर बल दिया। इन्होंने कई सारे तर्क दिए। इन्होंने कहा कि जो महिलाएँ हैं, वो पुरुषों की तरह तर्कसंगत हैं, मतलब उनमें तर्क की भावना है, वो भी महिलाएँ भी पुरुषों की तरह तर्क करने की क्षमता रखती हैं। तो ये सारी बातें मैरी वॉllस्टोनक्रॉफ्ट ने बताई। कई सारे तर्क दिए मैरी वॉllस्टोनक्रॉफ्ट ने, जिसके बलबूते पर हम खुद ही महिलाओं के समानता का समर्थन कर सकते हैं। तो इन्होंने कई सारे कॉन्टेक्स्ट हमें बताए। तो ये बहुत बड़ी बात थी और इसी कारण से इन्हें प्रथम नारीवादी विचारक कहा जाता है। और हकीकत में जो चीज़ हो सकती है, जो मेनली एक चीज़ हो सकती है कि व्यक्ति के रूप में इन्होंने जो बात करी समानता की, वो सबके लिए ही थी, चाहे वो गरीब व्यक्ति क्यों ना हो, वंचित व्यक्ति क्यों ना हो। तो यहाँ ये काफ़ी सही
हैं, ऐसा नहीं है कि आलोचना है तो ये बिल्कुल गलत हो गई। तो आपको दोनों ही पहलू लेकर चलना है, ठीक है? आलोचना भी है, आलोचना भी गलत नहीं है, आलोचना भी थोड़ी सही है। सही ये है कि स्पेशली महिलाओं के साथ भेदभाव होता है, तो महिलाओं को थोड़ा तेज़ी से उत्थान की आवश्यकता थी, थोड़ी रिज़र्वेशन जैसी चीज़ों की आवश्यकता के साथ उन्हें समानता में तेज़ी से भागीदारी लेनी थी, समानता का अधिकारों का तेज़ी से वो यूज़ कर सकें। इसके लिए काफ़ी तेज़ी एक उत्थान की व्यवस्था की उन्हें आवश्यकता थी। तो ये भी बात सही है, लेकिन फिर भी नारीवादी विचारकों में हम मैरी वॉllस्टोनक्राफ्ट को काफ़ी सम्मानजनक विचारक के रूप में स्वीकार करते हैं। यहाँ तक दोस्तों उम्मीद करता हूँ सारी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। आप जब अपना आंसर राइटिंग लिखेंगे तो सारी चीज़ें लिखेंगे, कुछ भी आप छोड़ना मत। और यहाँ पर जो मैरी वॉllस्टोनक्राफ्ट के विचार हैं, अगर आप उन्हें बहुत समरी की तरह देखें ना, तो वो बहुत ज़्यादा बड़े नहीं हैं, बहुत छोटे हैं। लेकिन फिर भी आपको थोड़ा-सा यहाँ पर सारी चीज़ें थोड़ी-सी याद करनी है, ताकि आप थोड़ा बड़ा आंसर अपने एग्ज़ाम में लिख सकें। जितने भी पॉइंट्स हैं, उस पॉइंट को आप लर्न कर लो, काफ़ी बेटर तरीके से आपको समझ में आ जाएँगी सारी चीज़ें। उम्मीद करता हूँ दोस्तों सारी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू।